क्लासा साहब, ये आपने क्योंकि खुद उसका जिक्र किया था, दो मुद्दे थे बिलावल साहब की स्पीच के अंदर। आई मीन आई वुड से बहुत अच्छी तकरीर थी, बड़ी जानदार तकरीर थी, द सॉर्ट ऑफ स्पीच एवरीबडी लुक्स अप टू, बट ये स्पीच इम्पैक्ट नहीं करती ना जनाब वज़ीर आज़म को, ना जनाब इस निज़ाम को, और ये जैसा है ये मतलब ऐसे ही चलेगा। ये जिस तरह मंसूर साहब ने कहा, ये एथिक्स या तो आपको परवाह हो तो फिर आपको होता है, क्योंकि अब तो खुद जनाब वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि भाई ऐसी हुकूमत है जैसी आपकी थी, और 2018 में अगर ठीक थी तो फिर हमारी भी ठीक है। इसको कहते हैं थिक स्किन होना। वो चर्चिल की बड़ी एक मशहूर कोट है ना, अगर आपने सियासत में आना है तो यू शुड बी थिक स्किन। उनका ये स्टेटमेंट जो है ये उसी चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है कि सुन के आखिर उन्होंने कहा हाँ भी हाँ ठीक है। ये होता नहीं है, बंदा जब बार बार किसी को आप कहें कि तो एक स्टेज पे कह लेता है ओके यार मैं ऐसा ही हूँ जैसे आप मुझे समझते, व्हाट अबाउट यू। ये तो वही मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वहां पर उनके साथ कि चले हम तो बुरे हैं, फॉर्म जो 47 वाले हैं। आपका जो 2018 वाला था वो कैसा था? सो मतलब हालात ये पहुंच चुके हैं, जो मंसूर भाई बात कर रहे थे, ये एक दूसरे को ताना देने के काबिल भी नहीं रहे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक बंदा होता है ना, कोई हाई मार्केट ग्राउंड पे खड़ा हो, हाई पॉलिटिकल ग्राउंड पे खड़ा हो, डेमोक्रेटिक ग्राउंड पे खड़ा हो, दूसरे को ताना दे दे। आप पता यह चलता है कि यहाँ पे तो आपके हाउस में कोई एक दूसरे को लीडरशिप जो है ताने नहीं दे सकती कि नहीं मैंने अच्छा किया और तुम बुरा कर रहे हो। वो कहते नहीं तुम, अगर मैंने बुरा किया तो आपने भी तो बुरा किया था। सो दे नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक ईच अदर। एक बात, और दूसरी बात यह है कि बिलावल की तकरीर की एक और सिग्निफिकेंस देखें। बिलावल की तकरीर के बाद जो आपकी पोजीशन है वो इररिलेवेंट हो जाती है। जो बात हम कहते थे, आप और हमारे जैसे और ये राना साहब जैसे दोस्त कहते थे, मंसूर भाई वगैरह, कि भाई साहब आप जो स्पेस खाली कर रहे हैं ये सूट करती है फीमेल नवाज को भी करती है, पीपल्स पार्टी को भी करती है कि किसी स्टेज पे वो दोनों पावर में भी है, पावर भी शेयर की हुई है इन द सेंस के उन्होंने उनको वोट भी डालते हैं, बिल भी पास करवाते हैं, उनकी अपोजिशन भी है। आपने जब अपना मतलब हर वक्त शोर शराबा, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त पड्डे, हर वक्त गाली गलौज करेंगे, आपकी बात नहीं समझ आएगी। अल्टीमेटली फिर बिलावल की बात लोगों को समझ आएगी, और हुकूमत का जो मुखालिफ है वो वहां पर बैरिस्टर गौर को नहीं समझा जाएगा, वो फिर इमरान खान को नहीं समझा जाएगा, वो फिर आपके महमूद अच्चर जहीर साहब को नहीं समझा जाएगा, वो फिर इनको समझा जाएगा, बिलावल को समझा जाएगा। ये तकरीरें जितनी भी करते हैं, मैं तो रोज जाता हूँ सुनता हूँ मैं इनकी तकरीर इमरान खान साहब से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म होती है। हर बंदे की जरूर करें, चलो एक आध बंदा कर लेता है एक दो। जब आपका मुसलसल टारगेट 2.5-3 साल से और कोई इश्यू ही नहीं है, कोई और किसी आप मुद्दे पे बात नहीं करते, कोई जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है जिन पे बात आज बिलावल ने जिस तरीके से बात की है, अब ये तकरीर पीटीआई भी कर सकती थी कि भाई साहब हम भी अपने सूबे में हमने भी अपना बलदियाती अपना निजाम रखा हुआ है, और बिलावल ने बड़ी समझदारी से उसने खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी नहीं लिया। हालांकि अगर आपको याद हो वहां पे बलदियाती इलेक्शन करवाए थे। अब ये बात किसने बतानी है? अब ये इश्यूज किससे रेज करने हैं? आपने करने थे। आपका क्या करें? आप अपनी फौज बनाना चाहते हैं, महमूद अच्चर साहब कहते हैं अगर आप गन्ने पिस्तौलें हैं और बंदूकें लेके आ जाओ अपनी फौज बनाएंगे, तो आपके सामने है। वो इमरान खान साहब से बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का, अच्छा जो बंदा बात नहीं करेगा वो कहते हैं खान साहब नाराज हो जाते हैं कि मैं जेल में बैठा हूं। आपको हुकूमत को जो टफ टाइम देना था, मैंने इसकी बिलावल की तकरीर क्यों तारीफ कर रहा हूँ, बिलावल ने आज जो 4-5 इश्यू उठाए हैं वो इश्यूज है जिन पे हुकूमत बैकफुट पे जाती है, हुकूमत का जवाब नहीं है। आप नोट करें, उन्होंने जब ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा, मतलब कुछ सोच सकते हैं राणा साहब बैठे हुए इन्होंने तो बड़ा नेटी से देखा, पहले बिलावल की जो इसकी सारी ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो मैचेस पढ़ते थे वो तो पढ़ते थे आसिफ अली जरदारी साहब से। आपको याद होगा सबसे ज्यादा आसिफ अली जरदारी की तकरीरें ख्वाजा आसिफ साहब ने की है या चौधरी अली खान साहब ने की है। आज उसी ही ये जरदारी साहब का बेटा जो है आज वो उसको लताड़ रहा है, ख्वाजा आसिफ को लताड़ है, और ख्वाजा आसिफ साहब को जुर्रत नहीं हो रही, वो उठ के जवाब तो बैठे थे मेरा ख्याल है उसमें। तो ये जो उन्होंने आज ख्वाजा आसिफ का इस्तीफा मांग लेना ये तो मामूली बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब उन बंदों में से जिनसे हर कोई अवॉइड करते हैं कि जब भारत के साथ अपने सींग अड़ा ले, पंगा ले ले उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ना ले। बिलावल उनके साथ भी सींग अड़ा रहा है नोइंगली कि जनाब ख्वाजा कैन बैकफायर, ये जो फायर ब्रांड वो भी उनसे ज्यादा वोकैबुलरी है उनके पास। तो इससे देखें आज की तकरीर से उन्होंने सारी अपोजिशन का वो जो था रोल था या अपोजिशन की जितनी भी स्पेस थी वो तो बिलावल ने ले लिए। ठीक हो गया। उनके सदर भी हैं, उनके उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी हैं, हाउस में वो उनके हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी हैं, और वो इतनी बड़ी तकरीर भी कर सकते हैं। एमक्यूएम को भी उन्होंने फिक्स कर दिया। तो ये वो पॉलिटिकल तकरीर होती है कि उन्होंने बैठ के अच्छा उसके साथ वजीर आजम को बेबस साबित कर दिया कि आपके तो वजीर सुनते नहीं है, आप किस तरह के वजीर आजम है, आपके वजीर मुख्तलिफ बोल रहे हैं। सो एक तकरीर में बिलावल ने बहुत सारी चीजों को मेरा ख्याल है उन्होंने वो कहता है एक तीर के साथ 4-5 शिकार किए। अब ऐसी तकरीर आप पीटीआई से एक्सपेक्ट करते थे, ऐसी ये गुफ्तगू, ऐसे इश्यूज, ऐसी बम्बार्डमेंट पॉलिटिकल
आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पीटीआई इज जेन्युइन अपोजिशन है, वहां पे तो जब आप जाएं लड़ाई झगड़े फटे नारे नूरे सुनने सारी चीजें आपके सामने है। सो स्पेस जो क्रिएट की थी, जो हम कह रहे थे कमेटी ना छोड़े, हाउस को ना छोड़े, क्वेश्चन आवर ना छोड़े, अकाउंटेबिलिटी पे इनको जवाबदेही करते रहे ताकि लोगों को फील हो कि यू आर द रियल अपोजिशन। आप कहते हैं नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो उसमें जाना भी है, तनख्वाहें लाख रुपए लेनी भी है और किसी इशू पे बात भी नहीं करनी। आप आज के सामने है, लिहाजा उनके स्पेस उनके खत्म हो रहे हैं। तो बिलावल ने आज एक ही तकरीर के साथ वो स्पेस ले ली। राना साहब, इससे पहले कि मैं वो एक और मामला जो बड़ा आजकल जिस पे बहुत ले-दे हुई, वज़ीर आज़म ने कमेटी भी बनाई, उस पर भी जाऊँ। ये मैं मंसूर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि शायद ये हम एथिक्स और ये चीज़ें इनसे वी हैव गॉन बियॉन्ड देम, हमें इससे परवाह ही नहीं है अब। और जितने आसानी से जनाब वज़ीर आज़म ने फरमा दिया है कि भाई हमारी भी ऐसी है जैसी आपकी थी, अगर वो जायज़ है तो फिर हम भी जायज़ हैं। और बिलावल साहब की तकरीर भी, आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है हुकूमत को याद दहानी कराने का? शायद ऐसी है, पावर पॉलिटिक्स ऐसी है, वो जो आप हमेशा कहते हैं कि वो दी और दा वो जहाँ लग जाए और लगा लेना चाहिए। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में भी 10 दफा कह चुका, हर जगह कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है जहाँ पे अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता उत्थे ला। यहाँ थिक स्किन शिकिन की कोई कहानी नहीं है। 2016 में इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फौजी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ड्यूटी पे थे कि नवाज शरीफ को कहो कि मोदी का यार। ये दोनों कंपेन करते थे और इन्हें कहा गया था कि तुम्हें हुकूमत हम मिल के बनवा देंगे। नवाज शरीफ उस वक्त हार्ट का ऑपरेशन करा के थे और इलेक्शन से एक दिन पहले वो लाहौर उतरे और वहां 2/3 अक्सरियत मिल गई। हमारे दोस्त मुश्ताक मिनास भी बाग से उसमें जीत गए थे। और बिल्कुल उसके बाद इन्होंने तय किया कि यार ये लोगों पे नहीं छोड़ना इलेक्शन। फिर RTS आया था, फिर 2024 आ गया। ये सारे एक दूसरे को जानते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो भाषण दे रहे थे कराची के बल्दियाती इलेक्शन में, इन्होंने क्या किया है? ये भूल गए हैं कि वो PTI के लोग कैसे उठाए गए, जमात इस्लामी के साथ क्या किया इन्होंने। मतलब मैं कितनी मिसालें दूं। अभी जो इनके साथ हुआ है, ये चुस्के हैं उसके ऊपर, जिसके साथ हुकूमत बना रहे हैं अलीम खान को, जो 4 सीटें गिफ्ट में मिली हैं। ये फार्म 45 था या 47 था यार। ये मतलब प्लेइंग विद गैलरीज है, ड्रामे हैं सारे सियासतदानों के, सब एक जैसे हैं। वो इमरान खान को मानता है तो वो कहता है मेरा इलेक्शन सही था। उसके एक एक मुखालिफ को चुन के दीवारों के साथ लगाया गया था और अब उनको बहुत याद आ रहे हैं कि जी हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। भाई भी बैठ जाओ ना। मिसाके जमहूरियत अभी आया हुआ है बहुत ज्यादा, उसको असर कैसर को, चूंकि टैक्स में रियायत लेनी है तंबाकू वालों के लिए, तो मिसाके जमहूरियत की बात हो रही है कि अपने अपने लोगों को बचाए, जो आपके और मेरे इन्वेस्टर हैं उन सबको हम लेके चलें। किसानों को तो छोड़ दें, ये इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। यहाँ पे कब आवाम किसके लिए तरजीह है? मतलब यहाँ पे आवाम शवाम दूर हो गई। जब तय किया कि नवाज शरीफ अगर 18 का इलेक्शन लड़ेगा और जीत गया तो हमारा तो कोई सुनने वाला कोई नहीं होगा, उसको फारिग किया और उसके बाद से मुसलसल एक और काम पे जा रहे हैं। नहीं पता ये हाइब्रिड सिस्टम कब तक चलेगा। देखे ना, आपने सख्ती की, 2022 में आर्मी चीफ बने, 29 में ये आप 25 में ला रहे थे कि जी ये एक्सटेंशन लेंगे, दे दी है तो 5 साल के लिए मिल गई ना उनको। तो 29 में इलेक्शन होने हैं नए, तो क्या करेंगे आप उस इलेक्शन के साथ? आपके साथ क्या होगा? कोई